बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था डिस्कशन में, और लास्ट हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ लिया था। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में कोई कन्फ्यूजन? तो अगर सेल रिटर्न हो तो कौन सा नोट इशू होगा, और अगर परचेज रिटर्न हो तो कौन सा नोट इशू होगा? डेबिट नोट होगा, ठीक है। और क्रेडिट नोट दोनों के सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है, सेल रिटर्न के लिए और परचेज रिटर्न के लिए। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट पूछा जाए तो आपने कहना है क्रेडिट नोट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑब्वियस बात है। जो दुकानदार होगा, सेलर जो होगा, वो डिस्काउंट अलाउ करेगा कस्टमर को, तो इसका मतलब कस्टमर वो डिस्काउंट रिसीव करेगा। तो अगर ए का डिस्काउंट अलाउड है तो दूसरे का डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्लियर है? अच्छा जी, दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। कितने तरह के डिस्काउंट्स होते हैं? दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। So we have two types of discount. So the one is the trade discount, and the second one is cash discount. पहला वाला कौन सा होता है जी? ट्रेड डिस्काउंट होता है। दूसरे वाला कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट होता है। ये दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास ऑन द स्पॉट डिस्काउंट होता है, और इसको हम बार्गेनिंग डिस्काउंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते फिर बात समझ आएगी। लिस्ट प्राइस है, एक प्रोडक्ट है, उसकी लिस्ट प्राइस क्या है? 100 है, वो 100 रुपये की है, और सप्लायर ने उसके ऊपर 10% ऑफ लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ जी? 10% ऑफ लगाया हुआ। जब 10% ऑफ लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डिस्काउंट मिल गया 10%, और ये जो डिस्काउंट है ये हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है जी? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, या तो ये सप्लायर ने खुद दे दिया होगा, या तो फिर बायर ने लड़ लड़ के 10% डिस्काउंट करा लिया होगा। जो मर्जी सिचुएशन हो सकती है, पर डिस्काउंट मिल गया और सप्लायर ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। 100 का 10% कितना होता है? 10, तो 10 माइनस हो गया। जब 10 माइनस हो गए, पीछे अमाउंट क्या रहेगी? पीछे अमाउंट 90 रहेगी। सप्लायर को कितने पैसे आएंगे? कस्टमर कितने पैसे देगा? अब सवाल ये है कि सेल 100 की हुई या 90 की हुई। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये है कि 100 की सेल हुई या 90 की हुई। ये 90 की सेल हुई है, हम 90 की सेल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 10 तो किसी के हिस्से में गया ही नहीं है। ये तो उन्होंने बार्गेनिंग की, आपस में लड़ाई लड़ाई की, तो 10% डिस्काउंट उसने दे दिया, कस्टमर ने रिसीव कर लिया। ठीक है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसकी अकाउंटिंग की दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, हैविंग नो इज्जत एट ऑल, इसकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है जी।
इस वजह से इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं होती। तो ट्रेड डिस्काउंट हैविंग नो अकाउंटिंग एंट्री, लिख लें, नो अकाउंटिंग एंट्री, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। लड़ लड़ के तो डिस्काउंट लिया तो इज्जत कहां से होगी? अच्छा जी, तो ट्रेड डिस्काउंट नो अकाउंटिंग एंट्री, नो अकाउंटिंग एंट्री, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। अगर ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, यू हैव नो इज्जत, यू हैव नो वैल्यू। इज्जत का वर्ड लिखना चाहिए, यू हैव नो वैल्यू लिखना चाहिए। वाह क्या बात है। हाँ हाँ, बार्गेनिंग करें, कोई मसला नहीं, बार्गेनिंग तो हक है, जितना मर्जी करें। यू हैव नो, हाँ हाँ करें, पर अकाउंटिंग में नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ना, करें बार्गेनिंग करें आप। तो ब्रांड ने तो बार्गेनिंग वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। दुकान में हो, पैसे दो और अल्लाह फिर निकलो यहाँ से, ठीक है, तो वहाँ पे तो नहीं बहस होती। यू हैव नो इज्जत, सो दैट्स वाई आपकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है जी। अगर अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की जाएगी तो फिर मैं जो सेल रिकॉर्ड करूंगा वो 90 पे करूंगा। सो 90 इज माई इनवाइस प्राइस, ये मेरी सेल इनवाइस होगी। सेल इनवाइस, सेल इनवाइस, यानी कि जो मैं रसीद बना के दूंगा वो 90 की बना के दूंगा कि 90 की चीज़ दी है इसको मैंने, तो सेल इनवाइस 90 की बनेगी। और हमेशा इनवाइस के ऊपर, सेल इनवाइस के ऊपर डबल एंट्री होती है, लिस्ट प्राइस के ऊपर डबल एंट्री नहीं होती। लिस्ट प्राइस तो बेशक 150 रख दो, लिस्ट प्राइस रखने को क्या, बेच कितने की रहे हो, सेल कितने की हो रही है, एक्चुअल वो मायने रखता है। लिस्ट प्राइस इज अ टैग प्राइस है, वो जितनी मर्जी रख लो, क्या ख्याल है। तो जो ब्रांड 20% 30% ऑफ लगाते हैं, जब उन्होंने ऑफ करना होता है तो लिस्ट प्राइस को उठा के ऊपर रख देते हैं, ताकि डिस्काउंट करने के बाद भी तकरीबन वहीं पे आ रहे होते हैं। हाँ बहुत बहुत गलत है, ठीक है। मैं तो ये कैलकुलेशन सारी करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक शूज़ खरीदे थे, वो तकरीबन 5000 के थे, अभी दोबारा उस शूज़ पे तकरीबन 30% ऑफ लगा हुआ है, तो दोबारा भी तकरीबन अब 5 की बल्कि 55 के है। मैंने कहा बहुत अच्छे तो जाऊँ, मैं नहीं खरीदता तो मुझे तो पता था पहले, ठीक है जी। तो ब्रांड वाले ये करते हैं, हाई प्राइस रखने फिर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। जो नया कस्टमर होता है तो सिर्फ 30% ऑफ को देखता है, तुम 70% देखते हैं, 100 ढूंढ तू ठीक है, 100 ढूंढ तू, अच्छी बात है, 70% देखते हैं तो अच्छी बात है। तो समटाइम ये हो रहा है, क्योंकि जब आप रिपीटेड कस्टमर बनेंगे ना, फिर आपको गेम पता चल जाएगी ये मेरा वाला ब्रांड कर क्या रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहली बार खरीदने में तो अच्छा लगेगा, 30% ऑफ है, 50% ऑफ है, 50% ऑफ चल रहा है तो खरीद ही लेता हूँ। तो समटाइम ये भी हो रहा होता है। अच्छा, समटाइम नहीं भी हो रहा होता, समटाइम नहीं, समटाइम वाकई जेन्युइन ऑफ दे चल रहा होता है, मतलब जो उनकी प्राइस होती है वो बदलते ही नहीं है, उसी प्राइस के बाद जो न्यू अराइवल होता है उसी के ऊपर 50% ऑफ करके देते हैं जब सीजन एंड चल रहा होता है। जैसे भी सीजन एंड चल रहा है, हर एक ब्रांड ने दर सेल लगाई हुई है कि भाई किसी तरीके से स्टॉक निकले सही हमारा, क्योंकि जैसे ये फेब निकलना है, फेब निकलना है, जैन का एंड चल रहा है, जैसे फेब स्टार्ट होना है उसके बाद मौसम में ड्रास्टिकली आस्ते आस्ते बदलना शुरू हो जाएगा, फिर टुवर्ड्स हम समर मूव करते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब जब मैं यहाँ से डबल एंट्री पास करूंगा तो इसकी डबल एंट्री पास क्या करूंगा, बताएं डबल एंट्री क्या होगी इसकी, बोले यार, डबल एंट्री बताए ना यार इसकी, सेल क्रेडिट और वेल डन, कैश डेबिट 90 की, सेल क्रेडिट 90 की, बहुत अच्छा। यहां तक कोई मसला, ये था ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या है, या प्रॉम्प्ट अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी होता है। अर्ली पेमेंट
डिस्काउंट भी होता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करवा दूं या एक इंग्लिश में कहानी लिखने के बाद कैलकुलेशन करवाऊं? कैलकुलेशन करवाता हूं, बाकी वो कंसेप्ट मैंने अभी डिटेल में करवाना ही है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट कहानी वो कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करवाता हूँ। अभी एक और नई कहानी तो इसकी आनी ही है, ठीक है, वो इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। फिर अगर मुझे ज़रूरत फील हुई तो उसको रिटर्न में लिखना है तो फिर रिटर्न में सेपरेट में खुद लिख दूंगा। मान लो लिस्ट प्राइस जो है वो 100 ही है, लिस्ट प्राइस 100 है, और एक बंदे ने कहा कि यार उधार पे चीज़ें खरीदनी है, 20 दिन बाद पैसे दूंगा। तो हमने कहा अच्छा, जब 20 दिन बाद पैसे, जब उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया जाता, लेकिन मिसाल के तौर पर दे दिया। हमने कहा ठीक है यार, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट तो चल ही रहा है 10%, तो 10 तो ये निकल गए, ठीक है, 10 तो ये निकल गए। पीछे कितने रह गए? 90 रह गए, पीछे 90 रह गए। दैट इज इनवॉइस प्राइस। ये क्या जी? इनवॉइस प्राइस है। तो कस्टमर ने कहा, थोड़ी सी इंग्लिश लिख देता हूं। कस्टमर ने कहा कस्टमर सेड आई वुड, चलो आ जाओ, आई वुड पे दिस अमाउंट, कस्टमर सेड I would pay this amount after 20 days। कस्टमर का ठीक है, 90 रुपए की चीज लेके जा रहा हूं जी, तो 20 दिन बाद पैसे करूंगा, दे दूंगा। अब सप्लायर ने यहां पे इसको लालच दी। सप्लायर ने कहा अगर तुम विद इन 10 डेज पे कर दो, अगर तुम विद इन 10 डेज पेमेंट कर दो तो मैं एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट और दूंगा। इंग्लिश लिख दूं या समझ लग गई है? समझ लग गई, ठीक है। तो कस्टमर ने, सप्लायर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम विद इन 10 डेज पेमेंट कर देते हो, चलो लिख के देता हूं। सेलर सेड if you paid within 10 days I would give you 5% more discount। तुमने कहा 20 दिन बाद पैसे दोगे, अगर तुम 10 दिनों के अंदर पैसे दे देते हो तो तुम्हें 5% और डिस्काउंट दूंगा। कस्टमर पेड द अमाउंट, ये भी कहानी सुनाऊंगा अभी सारी। कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 डेज। कस्टमर ने 10 दिनों के अंदर अंदर पैसे पे कर दिए एंड अवेल्ड 5% डिस्काउंट, और उसने 5% डिस्काउंट अवेल कर दिया। तो ये 5% इनवॉइस मैं बताने लगा अभी,
ये 5% उसने डिस्काउंट फर्दर अवेल कर लिया। जब 5% उसने फर्दर डिस्काउंट अवेल कर लिया तो अब यहाँ पे एक और डिस्काउंट आ गया। उस डिस्काउंट का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। ये जो कैश डिस्काउंट है, ये जो कैश डिस्काउंट है, ये क्यों ऑफर किया जाता है? कहानी पे गौर किया, ये क्यों ऑफर किया गया? ताकि, हाँ, ताकि कस्टमर से जल्दी पैसे आ जाए, ताकि कस्टमर से जल्दी पैसे आ जाए, हमारे पास कैश ज्यादा आ जाए, जल्दी आ जाए। इससे फर्दर हमने उसको 5% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट 5% था। अब ये जो 5% कैश डिस्काउंट लगेगा ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर लगेगा, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट ना लेता तो 90 की रसीद बनती। अब 90 के ऊपर 5% और डिस्काउंट मिलेगा, तो 90 के ऊपर जी 90 का 5% ले जी 4.5 बनता है। कितना बनता है जी? 4.5। तो 4.5 यहां से माइनस किया, 4.5 माइनस किया 85.5 का। और अगर ये ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो फिर 100 का 5% लेता मैं। अगर मेरी वाली कहानी में, इस कहानी में अगर ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो 100 का 5% लेता लिस्ट प्राइस का। अगर ये है तो फिर 90 लूंगा, अगर ये नहीं है तो फिर 100 लूंगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये बात समझ लगती मेरी? 85.5 जो है, अब ये अमाउंट पेड बाय कस्टमर तो ये अमाउंट पे की होगी ना, क्योंकि उसने तो कहा कि ठीक है यार मैं 10 दिन पहले पैसे दे रहा हूं, तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे, कितने बनेंगे मेरे। तो कस्टमर ने कहा, सप्लायर ने कहा भाई 85.5 पे करोगे आप। तो इसका मतलब ये अमाउंट पेड होगी। अमाउंट पेड बाय कस्टमर ये वाली अमाउंट पे करेगा। अगर मैं इसकी डबल एंट्री की बात करूं डबल एंट्री क्या बनेगी? इसकी अगर डबल एंट्री की बात करूं, सेल कितनी हुई है? अब 3 वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 वैल्यूज आ रही है मेरे पास। सेल किस पे रिकॉर्ड करूंगा? सेल रिकॉर्ड करूंगा 90 पे। इनवॉइस प्राइस पे हमेशा सेल रिकॉर्ड होगी। ये तो उसका एक्सपेंस हुआ बिजनेस का, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है जी, तो सेल रिकॉर्ड होगी 90 पे। सेल रिकॉर्ड होगी 90 पे। सेल 90 पे रिकॉर्ड होगी, बस सेल 90 पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, सेल किस पे रिकॉर्ड होगी जी? तो बात याद रखिएगा, हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेल रिकॉर्ड होगी। कस्टमर से कैश कितना आया? 90 आया, 85.5। तो डेबिट क्या हुआ? और रिसीवेबल कैसे भाई? ये रिसीवेबल वाला कौन है? खुदा का नाम लो, अमाउंट पेड लिखा हुआ है, पे कर चुका है। पे कर चुका है तो उसने डिस्काउंट लिया ना। कस्टमर पेड दी अमाउंट विद इन 10 डेज, और फिर तो उसको 5% डिस्काउंट मिला है। अगर पे ना करता तो चपेड़े मारते, निकल इधरों, डिस्काउंट लेने आ गया, पैसे देगा तो डिस्काउंट लेगा। और अगर 10 दिन के अंदर पैसे नहीं देता, 11वें दिन पैसे देगा, तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं था। फिर हम उससे 90 रुपए बुरे लेते। वो अमाउंट पे कर चुका है, तो कैश कितना आया? 90 कैसे लिखूं? कैश 90 कैसे आ गया? जाजो कितना अमाउंट पे किया? उसने कितना अमाउंट पे किया? तो 90 कैसे मेरे पास आ गया? मतलब पे 85 करो, मेरे पास 90 आ गया। ये कैसे हो रहा है? वो पे 85.5 कर रहा है, तो 90 कैसे आ गया आपके पास?
भाई 90 उसने पे ही नहीं किया, पे कितना किया तो कैश कितना आएगा, सीधी सी बात है। ये बस 85.5 कैश है, डेबिट कर देंगे बस, कैश डेबिट हो जाएगा इंशाल्लाह, बस कैश 85.5 डेबिट होना चाहिए, यही तो समझने वाली बात है बस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हुआ, ये मैंने कंपाउंड एंट्री की है, अगर आप चाहें तो मैं अलग अलग भी कर सकता था, अगर आप चाहते तो मैं अलग अलग भी कर सकता, पर कंपाउंड एंट्री जरा इजी रहती है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ये बिजनेस का फर्दर एक्सपेंस हुआ कि उसने कस्टमर को फेवर दिया 4.5, पर इस फेवर के बदले में पैसा जल्दी आ गया, उस पैसे को फर्दर किसी रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा जी, डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है जी, पढ़ा हुआ हमने, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, तो 4.5 का डिस्काउंट अलाउड हो गया और यहाँ पे 85.5 कैश आ गया, तो ये एंट्री मैं करूंगा अगर कस्टमर जो है वो कैश सेटलमेंट या कैश डिस्काउंट को अवेल कर लेता है, ये मेरी एंट्री है। अब पूछो सवाल मेरे से, इसलिए मैं पहले आपको बोलने नहीं दे रहा था, समझ जाते हैं, अब बोल। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये एक्सपेंस में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में जाएगा। हाँ जी, उसकी अकाउंटिंग एंट्री है क्या, उसकी अकाउंटिंग एंट्री है, तो फिर कहाँ पर, जब एंट्री नहीं है तो एक्सपेंस में कैसे जाएगा, लॉजिकली बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस नॉट कॉमन इन दी पब्लिक, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, इट शुड बी कॉमन बट नॉट कॉमन। और पूछे, हाँ भाई, एक और आत्मा तड़प रही थी एक और आत्मा तड़प रही थी सवाल पूछने के लिए। हाँ हाँ पूछ विड्रॉ कर लिया अपने आप को, ठीक है जी। चले, अब ये समझ लगी कहानी सारी, चले अब चलते हैं आगे। अब कुछ सिनेरियोस हैं 4 के हो सकता है, ये तो मैंने कंफर्म आपको एक नॉर्मल सिचुएशन बता दी। अब चलते हैं डिफरेंट सिचुएशन पर, अंदाजों पर। अब अंदाजों पर यानी कि इस कैश डिस्काउंट में, जैसे कि सप्लायर ने कस्टमर को कहा भाई 10 दिन में पैसे दे दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसने दे दिया, तो उसने ये एंट्री कर ली। जब सप्लायर ने इसको ये ऑफर करवाई ना कि यार अगर तू 10 दिन में पैसे दे दे तो ये मैं डिस्काउंट दूंगा, अब सप्लायर ना ये अंदाजा लगाएगा कि मुझे लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा मेरे से, जब वो डिस्काउंट ले लेगा मेरे से तो ये एंट्री कर बैठेगा, और सोचो अगर उसने ना किया तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, बात समझ आई। फिर सप्लायर ये अंदाजा कर लेगा कि हो सकता है डिस्काउंट ना ले, अगर ये डिस्काउंट ना ले तो उसने एंट्री क्या की होगी, उसने एंट्री की होगी रिसीवेबल डेबिट, अभी उसने पैसे ही नहीं पे किए तो रिसीवेबल बनेगा ना, तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट 90 से एंट्री कर लेगा, और उसका अंदाजा ये था कि कस्टमर मुझसे डिस्काउंट नहीं लेगा, पर कस्टमर ने डिस्काउंट ले लिया, अब वो अपनी एंट्री को बदलेगा, अब ये सिखाने लगा। मेरी बात समझ लगी, चलो आए जरा सीखते हैं। अभी एक और बात याद आ रही थी यार, ज़हन से निकल गई चलो करते हैं बस वो बोला फिर, ठीक है जी। अभी कोई सवाल नहीं पूछने, अब वक्त गुजर गया, अब हाँ जी बाद में पूछने। अर्ली पेमेंट सेटलमेंट कैश डिस्काउंट ठीक है जी, पहला वाला सिनेरियो आ गया। इनिशियल सप्लायर एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल पे, ये क्या है जी, एक्सपेक्टेशन है जी, पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पूरी हो। इनिशियल सप्लायर एक्सपेक्ट दैट कस्टमर विल पे विद इन 10 days, कि कस्टमर 10 दिन में पैसे दे देगा। सो इनिशियली सेल इज रिकॉर्डेड नेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद उसने एंट्री कर ली, जैसे कि अभी हमने की। एंट्री एट टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे एंट्री क्या हो गई, मान ले
हमारे पास जो ऊपर वाली कहानी में 10,000 की सेल थी, 10,000 की सेल है और 4% डिस्काउंट दे रहे होंगे शायद। या अपनी वाली कहानी फिट कर लें। यहाँ पे सीन कुछ ये है, सेल इनवाइस से 10,000 की, यहाँ पे लिख लेता हूँ चले मैं, सेल इनवाइस मान लें 10,000 की, एक 10,000 रुपये की चीज थी, अगर डिस्काउंट लेता है, कैश डिस्काउंट, तो 10,000 का 4% कितना हो गया? 400। माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट जो कि 10,000 का 4% है, ठीक है, 10,000 का 4% कितना बन गया जी? 400। 400 का डिस्काउंट बन गया। तो अगर वो डिस्काउंट ले लेता है तो अब हमारी सेल कितनी होगी? 9,600। ये 9,600 का नाम नेट सेल है, ये नेट सेल होती है। क्लियर है? चलें अच्छा, तो उसने क्या सोचा कि कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा। अगर कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा तो कस्टमर कितने पैसे रिसीव करेगा, देगा? अब रिसीवेबल कितने बनेंगे उसे? तो 9600 डेबिट कर दिया, सेल क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री मैंने भी आपको बताई थी। ये क्लियर हो गया? यहां तो कोई मसला? ये थी एक्सपेक्टेशन। क्लियर हो गया? एट सेटलमेंट डेट जब 10वां दिन आया तो देखते हैं हुआ क्या। अब जब 10वां दिन आया, एक्सपेक्टेशन गोज राइट एज कस्टमर अवेल द डिस्काउंट। उतना जुम ही निकला, उतना जुम ही निकला। उसने जो सोचा वही हुआ। उसने कहा था कस्टमर डिस्काउंट लेगा मेरे से, इसे शक्ल में लिखा हुआ लालची यार, ये लेगा डिस्काउंट, नहीं छोड़ेगा ये। पर ऐसा ही हुआ, उसने डिस्काउंट ले लिया। अगर उसने डिस्काउंट ले लिया, हमने कहा वेल डन, बहुत अच्छे, क्योंकि रिसीवेबल था। अब उसने कैश पे कर दिया तो ये रिसीवेबल जो बनाए मैं खत्म कर दूंगा। तो रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट और कैश उससे ले लिया, कैश हो गया डेबिट, कहानी खत्म हो गई, कहानी दी एंड। कोई मसला? ठीक है, पक्की बात है। अब आगे चलते हैं। उसने सोचा था कि कस्टमर डिस्काउंट लेगा, पर कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं लिया, पर कस्टमर ने डिस्काउंट नहीं लिया। एक्सपेक्टेशन गोज रॉन्ग। तो हमने कहा ओ जा सप्लायर, इतने अर्सा तो ये काम हो गया है बिजनेस करते हुए, अभी भी तो कस्टमर को पहचान नहीं पाया, अभी भी तेरे अंदाजे बिजनेस के बारे में गलत लग रहे हैं, बोंगा ना हुए थे। ठीक है जी। तो अब क्या करेगा? अब रिसीवेबल कितना था, सेल कितने रिकॉर्ड करके बैठा हुआ था। इसका मतलब यह है अब तो उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं है, अब तो डिस्काउंट लिया नहीं है। अगर डिस्काउंट, मैं वो समझाऊंगा जो आपके लिए आसान है, इसलिए मेरे साथ साथ चलना है। अब तो उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं लिया तो वो कितना कैश पे करेगा? पहले ये देखो, कैश कितना पे करेगा? 10,000 आएगा उसकी तरफ से। बस पहले इसको काबू करो। 10,000 डेबिट, क्या करना जी? 10,000 डेबिट। मेरी बात समझ आ रही है? रिसीवेबल कितना बनाया था? वो जो, क्योंकि अब कैश जब ले लिया तो रिसीवेबल खत्म करूंगा, तो इस रिसीवेबल को खत्म करना आप लोगों ने। ये खत्म हो गया। अब यहां पे 400 का डिफरेंस आ रहा होगा, वो 400 का डिफरेंस आ रहा होगा। अब 400 से फर्दर सेल रिकॉर्ड करोगे, 400 से फर्दर सेल रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आप सेल 9600 की नहीं बल्कि 10,000 की पूरी हुई है, 10,000 की पूरी हुई है। तो ये 400 की सेल आप लिखोगे यहां। तो जब 400 की सेल लिखेंगे तो अल्टीमेटली क्या हुआ? कैश डेबिट 10,000, सेल क्रेडिट 10,000 का। तो सेल 96 तो पहले ही लिख चुके हो,
400 की और लिखो तो सेल 10,000 की होगी, कैश भी 10,000 का हो गया, और ये रिसीवेबल क्रेडिट और ये रिसीवेबल डेबिट आपस में कैंसिल हो गए होंगे। दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझाऊं, समझ लग गई? हाँ करो, एक बार हाँ, एडजस्ट ही किया तो एडजस्टमेंट ही सिखा रहा हूं मैं, ठीक है जी, एडजस्टमेंट। मैं दोबारा उसने ये सोचा कि कस्टमर डिस्काउंट ले लेगा तो ये एंट्री करेगा कि भाई अब क्योंकि वो जब डिस्काउंट ले लेगा तो रिसीवेबल कितना लिखा उसने 96 और सेल कितनी लिखी। पहले वाला सिनेरियो ये था कि उसने वाकई में डिस्काउंट ले लिया तो हमने कहा ठीक है, कैश कितना आया 96 और रिसीवेबल कितना बनाया था 96 से रिसीवेबल हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और सेल हमारी 96 की हुई है तो ऑलरेडी हमने 96 की सेल रिकॉर्ड की हुई है। ये पहले वाले में कोई मसला, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं, सेकंड वाले में आ जाए। उसने कहा कि मैं 9600 रिसीव करूंगा क्योंकि वो डिस्काउंट ले लेगा मेरे से, उसको यकीन है कि डिस्काउंट ले लेगा। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब उसने एंट्री ये कर ली रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, ये उसने एंट्री कर ली। हकीकत में उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं है। अगर डिस्काउंट नहीं लिया तो मैं कहूँगा चल कस्टमर 10,000 पूरे दे मुझे, तो कस्टमर की तरफ से पैसे कितने आएंगे, तो कैश डेबिट बाय 10,000, ये तो सोचना आसान है यार, ये सोचना आसान है। इसका मतलब जब 10,000 हमने कैश रिसीव किए तो सेल अब 96 की हुई या 10,000 की हुई, तो मैंने कितनी लिखी हुई है, तो सेल हुई कितनी है फिर मेरी 10,000 की, तो 400 की सेल और लिखूंगा, सिर्फ 400 की लिखूंगा, कोई 96 की तो ऑलरेडी लिख के बैठा हुआ, तो ये 400 की सेल और कर दिया। और वो जो रिसीवेबल डेबिट किया था उसको खत्म करने के लिए रिसीवेबल अब रहा नहीं क्योंकि वो पेड कर चुका है, तो रिसीवेबल क्रेडिट बाय 9600, तो 10,000 डेबिट और ये 10,000 क्रेडिट ऐसे हो जाएगा। तसल्ली से इसको दोबारा देखो, 1-2 मिनट देखो जरा, इसी को देखो, अपने आप को समझाओ आप जरा। जब डिस्काउंट अवेल नहीं करता तो ये है, डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा, डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो ये एंट्री करूंगा, बस फिर मसला क्या है, फिर मसला क्या है, 2 मिनट भी ऊपर हो जाएंगे तो डिस्काउंट नहीं देंगे उसको, जो वक्त है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि उन्होंने लिखा होता है कि आज के दिन तक सेल है, तो 12 के ऊपर 1 मिनट भी हो जाएगा आप डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे, वो वक्त गुजर गया। ऐसे होता है ना, जानने वाले हैं तो मुफ्त में भी दे देंगे, फिर तो साथ खाना भी खिलाएंगे जी, क्या ख्याल है? हाँ, जानने वाले हों तो वो पैसे ही, जानने वाले तो पैसे क्यों ले रहा है, उसका मुफ्त दे साथ खाना भी खिला। अच्छा जी भाई, किधर गया? हाँ समझ आ गई? हाँ अपने आप को समझाएं सारी ये वाली बात, दोबारा समझोगे एक मरतबा, समझ लग गई है? चलो अब आ जाए दूसरी साइड पे। Initially, supplier expect that customer will not pay within 10 days. उसको पता है कि कस्टमर 10 दिन में पैसे नहीं देगा, अगर वो 10 दिन में पैसे नहीं देगा तो वो मुझसे डिस्काउंट भी नहीं ले पाएगा, तो मेरी सेल 10,000 की होगी, मैं 10,000 रुपये सेल रिकॉर्ड करूंगा। बात समझ लगी? अब ये वाला सीन चल रहा है। तो इनिशियली सप्लायर expect that customer will not pay within 10 days, so initially sale is recorded with the gross amount, यानी कि ये वाली gross amount सेल इनवॉइस 10,000 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करेगा। तो इसका मतलब एंट्री एट टाइम ऑफ सेल क्या करेगा, रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, क्योंकि उसको यकीन है कि कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा,
ये सिनेरियो समझ लगी। पहले वाला सिनेरियो क्या था, उसको यकीन था वो डिस्काउंट ले लेगा, तो अगर वो डिस्काउंट ले लेता है तो ठीक है, जो हमने सोचा था वही कर दिया हमने। और अगर उसने डिस्काउंट नहीं लिया तो ठीक है, हमने सेल 400 से कम रिकॉर्ड की थी, 400 से फर्दर सेल रिकॉर्ड कर देंगे, कहानी खत्म हो गई। बात समझ लगी। अब सिनेरियो क्या है, वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो पहले हम सिनेरियो पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन गोज राइट, वो नहीं लेगा। तो अगर वो नहीं लेगा तो ज़बानी बनाए बताएं, अगर वो डिस्काउंट नहीं लेता, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है जी, वो डिस्काउंट नहीं लेगा, तो रिसीवेबल 10 होंगे, सेल 10 की होगी, और हम सच्चे निकले वो नहीं लेगा, तो फिर एंट्री में क्या करूं इसकी, कैश डेबिट किससे, और क्रेडिट रिसीवेबल होगा। भाई सेल नहीं, सेल तो लिख बैठे हो आप, एक मिनट, वाह, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बाय 10,000। देखो आप लोगों ने माशाल्लाह खुद ही एंट्री बना ली है, माशाल्लाह। ये जरा साइड पे लिख लें, नीचे जाकर फिर आपको दिखाऊंगा। लिख लिया आप लोगों ने, बुक पे लिखी हुई है, वैसे ज़बानी कर रहे हैं। अब बुक से तो नहीं देखे बता रहे, हाँ ज़बानी बताना है। और सोचो जरा, सोचो देर रुक के, कि हमने कहा वो डिस्काउंट नहीं लेगा, पर उस जालिम ने डिस्काउंट ले लिया, वो लालची निकला उसने डिस्काउंट ले लिया। अगर उसने डिस्काउंट, अपन स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, अगर उसने डिस्काउंट ले लिया तो हमने कहा कैश सबसे पहले 9600 आया, कैश 9600 आ गया। अब जो रिसीवेबल है हमने कितने का बनाया हुआ है, तो रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे किससे, किससे जी, 10,000 से। सेल कितने लिख के बैठे हुए हैं, ज्यादा नहीं लिख बैठे, ज्यादा नहीं लिख बैठे सेल, वो तो डिस्काउंट ले गए ना, लाइक इसका मतलब 400 से सेल डेबिट कर देंगे, 400 से सेल डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया। चलो 1 by 1 समझाता हूं दोबारा। आज जरा, उसने सोचा डिस्काउंट नहीं लेगा, हाँ ना, हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन सही निकली, उसने डिस्काउंट नहीं लिया, तो 10,000 कैश मिल गया, और जो रिसीवेबल 10,000 का हमने डेबिट किया तो वो क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। ये बात आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने जो सोचा वही हो गया, ये सबसे आसान केस होता है। आपको क्या लगता है एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में इसके उलट आना है, हमने जो सोचा उसके अगेंस्ट होना है, तो ही तो मुश्किल, तो ही तो पता चलेगा कौन बच्चा पढ़ के आया हुआ है, सही जी। अच्छा चलते, हमने कहा डिस्काउंट नहीं लेगा, उस जालिम ने डिस्काउंट ले लिया, तो इसका मतलब कैश तो आएगा 96, और रिसीवेबल तो 10,000 का डेबिट होना था, वो 10,000 से क्रेडिट हो गया। इसका मतलब मैं सेल को 10,000 से ज्यादा लिख बैठा हूं, 400 से कम कर दूंगा। पिछले वाले सिनेरियो में सेल 400 से कम लिखी थी, फिर 400 से बढ़ानी पड़ी मुझे क्रेडिट करके, समझ लगे। यहां तो क्या मसला, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये रहेगी, आई कैप कहता है ये रहेगी, वरना डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, यहां पे डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, ये डिस्काउंट अलाउड के साथ भी एंट्री बनती है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड की जगह हम सेल को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वरना ये जो 400 चल रहे, 400 है कौन है असल में, ये डिस्काउंट था, ये डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रहा होता है, बस समझ आई। तो हम डिस्काउंट की जगह सेल को एडजस्ट करते हैं, ये आई कैप कहते हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे पास था सेटलमेंट डिस्काउंट का सिनेरियो, ठीक है। और अगर ये कस्टमर की साइड पे आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल की मुश्किल बात है, अगर कस्टमर वाली साइड पे आ जाए तो सप्लायर वाली साइड पे सेल होगा, कस्टमर वाली साइड पे परचेज होगा, वहां पे रिसीवेबल था, यहाँ पे पेबल है, वहां पे हमने सेल को एडजस्ट किया, यहाँ पे परचेज को एडजस्ट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड से एंट्री नहीं करेंगे हम, करना चाहें कर सकते हैं, पर आई कैप कहता नहीं, सेल को और परचेज को एडजस्ट कर लो। क्लियर होगी। अब ये भी एक करवा दूं, Initially the purchase and the related liability both are usually recorded at full cost of good
दिस इज द लाइन विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि परचेज के केस में अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। ये आगे मैं ये कंसेप्ट सारे पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आपको ना एक वीडियो सेंड करूंगा, वो वीडियो देख लेना, वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की है, वो देख लेना, वो पढ़ लेना, समझ लेना, उससे आपको अकाउंटिंग समझने में बड़ी और आसानी हो जाएगी। क्योंकि एट द एंड हम पढ़ेंगे लेकिन वो तोड़ के पढ़ेंगे। कभी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आ गया, कभी मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया, कभी एक्रूवल कॉन्सेप्ट आ गया, कभी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट याद है हमने शुरू में पढ़ा था। और इमटेरियल को एसेट नहीं बनाना, क्योंकि इनसिग्निफिकेंट उसने संडे एक्सपेंस बनाया था। वाह यार, आप लोगों की यादें अच्छी है माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, तो ये सारे हम तोड़ के पढ़ेंगे। तो मैंने सारे प्रिंसिपल को एक जगह इकट्ठा करके डिस्कस किया हुआ है ताकि पूरी प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो है वो आपके माइंड में आ जाए, उससे फायदा होगा आपको। ठीक है, और मैं वीडियो सेंड करूंगा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो प्रूडेंस कहता है कि विच रिक्वायर एक्सपेंस एंड लायबिलिटी मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड। कहता है अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपेंस होने वाला है तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं रिकॉर्ड करोगे तो आप खर्चे कम शो कर रहे हो। खर्चे कम शो करने का मतलब प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो वहां से आपका इक्विटी बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो प्रूडेंस कहता है इसकी इजाजत नहीं है। आपको लग रहा है खर्चा होने वाला, रिकॉर्ड कर लो। हाँ, फ्यूचर में कंफर्म हो गया कि वो नहीं हुआ तो रिवर्स कर लो, पर अभी खर्चा आपको लग रहा है खर्चा होने वाला, अभी रिकॉर्ड कर लो। एट टाइम ऑफ परचेज, जब हम चीजें परचेज करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट 10,000 का। मेरी बात समझ आ रही है? एट टाइम ऑफ परचेज, ये परचेज के वक्त है। मेरी बात समझ आ रही है? कस्टमर डिस्काउंट रिसीव करता है, कस्टमर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम डिस्काउंट रिसीव क्या? एक्सपेंस को कम कर रहा है, और फ्यूचर में कंफर्म होगा कि डिस्काउंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, इसलिए यहां पे 96 वाला केस नहीं चल सकता। यहां पे 96 वाला केस नहीं चल सकता। मेरी बात समझ आ रही है? इनकम के केस में ये 96 वाला सीन चला था, क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि भाई इनकम के केस में जब तक कंफर्म ना हो जाए इनकम को रिकॉर्ड ना करो। जब तक कंफर्म ना हो जाए, आपको लग रहा है सेल होगी तो रिकॉर्ड कर लो, कोई मसला नहीं, पैसे आए या ना आए कोई मसला नहीं, लेकिन वो सेल होनी चाहिए। ठीक है, परचेज के केस में सिर्फ 10,000 वाला केस होगा। जब मैं चीजें खरीदूंगा तो 10,000 डेबिट होगा और 10,000 पेबल क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट का दिन आया, कस्टमर एक्चुअली नॉट अवेल द डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के बगैर है और कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया। कस्टमर ने कहा मैंने 10,000 की चीजें खरीदी, 10,000 पे करूंगा, उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो 10,000 ही पे करेगा फिर। तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर वो डिस्काउंट ले लेता है तो फिर अब वो कैश 10,000 नहीं देगा, अब वो कैश कितना देगा जी? कैश कितना देगा? और पेबल कितने से बनाया था? 10,000। क्रेडिट किया हुआ था 10,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट। और यहाँ पे परचेज कितने लिख के बैठा था? 10,000। हालांकि अब 10,000 की परचेज नहीं हुई, वो परचेज शो करेगा अपनी 400 को क्रेडिट करके 9600 की परचेज शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप परचेज भी लिख सकते हैं और परचेज की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम भी लिख सकते हैं। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, तो ये जो परचेजेस है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये जो मैं सेल और परचेज को एडजस्ट कर रहा हूं, ये इसके बैकएंड पे कौन है? परचेज की बिहाइंड द सीन कौन है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। और ये अदर इनकम है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है और अदर इनकम है। अदर इनकम है, इसी वजह से तो ये क्रेडिट हुआ, 400 क्रेडिट हुआ। क्लियर? और यहां पे ये जो सेल को हम एडजस्ट कर रहे थे, ये बोली 400, ये कौन है? बिहाइंड द सीन कौन है इसके पीछे? पर आईकेप कहता है डिस्काउंट अलाउड ना लिखो यार, वो कहता है डिस्काउंट अलाउड ना लिखो। डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड क्या जी? एक्सपेंस है। मेरी बात समझ लग गई जी? यार तो कोई मसला? और ये सेल डिस्काउंट अलाउड है, डीए लिख रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है जी, इसको रिवाइज कीजिएगा। सारे को चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, और लास्ट एक बात सुन लें। लास्ट एक बात, यहाँ पे एक ना एक टर्म आती है, एग्जामिनर इंग्लिश लिखेगा और इंग्लिश में ये लिखेगा, ये देखो मेरी एग्जाम्पल किधर गई, ये वाली एग्जाम्पल में, वो याद अब मुझे याद आई है। एग्जामिनर ना ये लिख देगा
सारी इंग्लिश लिखेगा यहाँ तक, फिर एक वर्ड लिखेगा ऐसे करके 2/10, 2/10 लिख देगा। 2/10, 2/10 का मतलब ये होता है ये 2 का मतलब होता है डिस्काउंट, और इसका मतलब होता है डेज। तो 2/10 का मतलब होता है अगर तुम 10 दिनों में पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट दूंगा। दोनों तरफ आ सकता है, क्योंकि अगर एक डिस्काउंट अलाउ कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है ना, ये दोनों के साथ आ सकता है। ठीक है जी। तो ये 5/10, ये यहाँ पे ये वाली बात यहाँ पे एग्जाम टिप में आप पढ़ लोगे, एग्जाम टिप में पढ़ लेना जरा। ठीक है, ये लिखा हुआ है n/30 जी। n/30 मीन नॉर्मल क्रेडिट डेज ऑफ बिजनेस इज 30 है। n/30 मीन नॉर्मल क्रेडिट डेज क्या है, इनके बिजनेस नॉर्मल 30 दिन का उधार देता है। और अगर 2/10 लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर शो करता है डिस्काउंट की परसेंटेज, जबकि डिनोमिनेटर शो करता है जी क्रेडिट के दिन। ठीक है जी, और ये आपको एंट्री मैंने करवा दी हुई है। डन जी। और यहां पर आए, ये अभी वाली बात मैंने समझाई आपको, पेबल डेबिट परचेज क्रेडिट। पेबल डेबिट परचेज की जगह अदर इनकम ले सकते हो, और सेल की जगह डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हो। ये अदर इनकम कौन है, डिस्काउंट है रिसीव्ड। आगे पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। बोथ ट्रीटमेंट आर करेक्ट, जैसे मैंने कहा था दोनों सही हैं, पर आईक्यू क्या कहता है भाई सेल और परचेज को एडजस्ट कर लो। बोथ ट्रीटमेंट आर सही इन क्वेश्चन इफ बोथ ऑप्शन परचेज और अदर इनकम, और वहां पे सेल और डिस्काउंट अलाउड इज गिवन। अगर गिवन हो तो प्रेफरेंस किसको देंगे जी, देन प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू क्रेडिट एडजस्टमेंट इन परचेज, और वहां पे किसको देंगे, सेल को। कहता प्रेफरेंस किसको देनी है, परचेज को देनी है। डन हो गया जी, चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। कल सारे एमसीक्यूज करके आइएगा। सो कल इंशाल्लाह ताला इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।